लेट्स से मैं दुनिया का सबसे बढ़िया कोडर हूँ, मुझसे बढ़िया कोई कोडर ही नहीं है, मैं डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर लेता हूँ। पर इशू ये है, जब मुझे समझाने की बात आती है किसी को तो मैं समझा नहीं पाता हूँ, डिलीवरी बिल्कुल बेकार है। और तुम्हारा डर एक बार खुल गया तो फिर तुम शेयर हो दोस्त, क्योंकि एट द एंड आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? किताबें पढ़ने से नहीं होता, वीडियो देखने से भी नहीं होता। एट द एंड डीएसए स्ट्रॉन्ग है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने वाले हैं अपने गेस्ट से। तो आज के जैसे कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कॉलेज में कौन सा प्रोग्रामिंग में चूज करना चाहिए। एक आपका अगर सपना है बड़े एमएनसी क्रैक करना, काइंड ऑफ मांग में जाना है, तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, रिसेशन टाइम में, डिफिकल्ट टाइम में कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है फिर भी आप खुद को कैसे तैयारी कर सकते हैं, खुद को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बर्निंग क्वेश्चंस का आंसर आज अपने गेस्ट से हम लेने वाले हैं। और मुझे पता है ये क्वेश्चंस लाखों लोगों के रहते हैं, तो आज मैं लाखों लोगों का वॉइस बनना चाहता हूँ और सारे बर्निंग क्वेश्चन का आंसर मैं अपने गेस्ट जो है लव बब्बर, ये बहुत किसी भी इंट्रो के मोहताज नहीं है। इनका खुद के यूट्यूब चैनल पे कुछ 4 लाख फॉलोअर्स हैं। इन्होंने कोड हेल्प के यूट्यूब चैनल पे कुछ मोर देन 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो ये बहुत बड़े इस बोलते टेक जॉइंट के बहुत बड़े योद्धा हैं। तो इनसे मुझे पता है कि लाखों लोगों को ये क्वेश्चंस पूछते रहते होंगे, शायद इनके पास टाइम नहीं होने की वजह से जवाब नहीं दे पाते होंगे। तो हम आज इस पॉडकास्ट के थ्रू सारे बर्निंग क्वेश्चन का आंसर इनसे लेंगे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और मैं आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका हमें इनवाइट करने के लिए। तो आज का इंटेंट यही है, वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि कोई बच्चा जो है बीसीए का स्टूडेंट है, बीटेक का स्टूडेंट है, बीएससी का स्टूडेंट है, बेसिकली अगर वो टारगेट कर रहा है कि उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, एक प्लेसमेंट चाहिए अच्छी कंपनी के अंदर, वो 10, 20, 30, 50 लाख के पैकेज क्रैक करने हैं, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से इशूज आने वाले हैं, कैसे रिजॉल्व करना है उसको पूरी जर्नी के अंदर, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत समय हो गया संतोष जी से मिले हुए, तो आज बातें बहुत सारी करेंगे और टारगेट एरिया का बहुत क्रिस्पी टू द पॉइंट वीडियो हो। और अगेन टारगेट है कि 20 मिनट का आंसर बनाए हम। और शुरुआत करते हैं। अगर छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दूं तो पिछले कुछ समय के अंदर जब मैंने कॉलेज अपना ग्रेजुएट कर लिया, सबसे पहले अमेजॉन के साथ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 से 2.5 साल मैंने काम किया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के साथ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अराउंड 1 ईयर हमने काम किया है। और फिर सोचा कि यार अपना खुद का कुछ वेंचर ट्राई करते हैं, कुछ वहाँ पे एफर्ट डालते हैं, जॉब तो फिर दोबारा भी कर लेंगे। तो अभी अपना खुद का वेंचर कोड हेल्प पे हम काम कर रहे हैं, उसे ग्रो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे बैठ के कि और कैसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या क्या सेशंस आप सभी के भी रहने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, शुरुआत करते हैं, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेट्स से कि कोई बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो उसका सपना है बड़े एमएनसी क्रिएट करना, काइंड ऑफ लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, ये सब क्रिएट करना है। तो उसका रोड मैप क्या हो सकता है? उसका जीरो नॉलेज है तो रोड मैप क्या हो सकता है? कैसे बेटर से बेटर तैयारी कर सकता है और क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकता है? ठीक है, तो अगेन कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है कि आपको ये 50 चीज़ें करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं जो अगेन आप अपने रिज्यूमे पे टिक भी कर सकते हैं, हाँ ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और वही गिनी चुनी चीज़ें करके आप वो प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं। आपकी बीटेक 4 साल की है, बीसीए 3 साल की है, बीएससी है, तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला डेस्टिनेशन, तो कुछ चीज़ें हैं, तो वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। अब चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, फाइनल ईयर के हो, सबके लिए वो चीज़ें सेम रहने वाली है। बस हाँ, फर्स्ट ईयर वाले के पास टाइम ज़्यादा होता है और फाइनल ईयर वाले के पास टाइम कम होता है। सो लेट्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया कौन सी आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे 3 से 4 महीने खराब भी करते हैं कि C++ करूँ कि जावा करूँ या पाइथन करूँ। तो मेरा जवाब सिंपल रहता है कि यार आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर लो, पर आप उसमें तगड़े होने चाहिए, ठीक है। आप चाहे C++ कर लो, आप चाहे जावा कर लो, दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो, पर आपको एट द एंड वो अच्छे से आनी चाहिए। आपको ये ना हो कि आप सिंटैक्स भूल रहे हो या बार बार सिंटैक्स एरर कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुश्किल से आपके 1 से 2 हफ्ते लगेंगे मास्टर करने में, 1 से 2 हफ्ते में आप अच्छे से मास्टर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। एक DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करके भी एक चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर, पहले से जानते हैं, हम सब जानते हैं पहले से, ठीक है। आप जब प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं, वो एल्गोरिथम्स आपको पढ़नी है। बहुत सारे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होती हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक चीज़ होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक चीज़ होती है। तो हम डेटा स्ट्रक्चर करने कंप्लीट शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि यही डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन आपके इंटरव्यूज में, आपके ऑनलाइन टेस्ट में जो कंपनी में एंटर करने की जरूरी है, वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। लैंग्वेज आ गई है,
DSA आ गया है। अब यहाँ से आप चाहो तो CP में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जा सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो, बट हाँ वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं मन तो आप मत जाओ, अगर आपको मजा आता है करने में तो आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। आपको DSA आ चुकी है, जो क्वेश्चन मुझसे पूछाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में इंटरव्यू वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि कंपनी में जाने के बाद मैं वहाँ पे DSA क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, राइट, मुझे वहाँ पे टेस्ट केस पास नहीं कराने हैं DSA के, तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके ऊपर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना चाहें, आप एंड्रॉइड करना चाहें, आप वेब डेवलपमेंट करना चाहें, मशीन लर्निंग AI बेस्ड कुछ करना चाहें, आजकल बहुत है बूम में, तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, आप चाहो कोई पेटेंट आपने फाइल किया वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करने हैं, और वो आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे एक डेडिकेटेड राउंड उसके ऊपर चल रहा होगा कि आपने क्या क्या डेवलप किया, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, किस में आपको इशू फेस हुए, क्या इशू फेस हुए, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था, कैसे आपने उसको रिजॉल्व किया, जो भी टेक यूज़ कर रहे थे उसका ऑल्टरनेटिव क्या क्या थे, वो यूज़ क्यों नहीं किए। तो इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में। अगेन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गिटहब से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या अपने दोस्तों से प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर पहचान लेगा कि इसने कॉपी किया है, क्योंकि आप जवाब दे नहीं पाओगे, या तो आप जवाब दे पाओ कॉपी कर लिया, राइट, समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमें लैंग्वेज आ चुकी है, हमें DSA आ चुका है, CP करने का मन था तो वो भी कर चुके हैं, डेवलपमेंट भी हम कर रहे हैं। आप चाहो तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, ठीक है, आजकल थोड़ा सा ट्रेंडी चल रहा है, तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। कि मैंडेटरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। करने में अगर आपको मजा आ रहा है ओपन सोर्स तो आप करो, नहीं मजा आ रहा तो आप स्किप कर सकते हो, कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंपनीज के ऑनलाइन राउंड्स के अंदर एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, MCQs होंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ उसका आप सेकेंडरी या लास्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर एक ऑनलाइन टेस्ट आ रहा है उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा रहेगी कि आपको कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, भले आपके एप्टीट्यूड सारे क्वेश्चन छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोडिंग क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट, लेट्स से मैं दुनिया का सबसे बढ़िया कोडर हूँ, मुझसे बढ़िया कोई कोडर ही नहीं है, मैं डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर लेता हूँ, पर इशू ये है जब मुझे समझाने की बात आती है किसी को तो मैं समझा नहीं पाता हूँ, डिलीवरी बिल्कुल बेकार है, कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है। तो इस पे बहुत 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 ज़्यादा काम करना है। जो भी चीज़ आपको आती है उसको समझाना भी आपको आना चाहिए, राइट, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यूअर को बताओगे, अगर आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो, समझा ही नहीं पा रहे हो, तो वो समझेगा कि खुद को नहीं आता, रट्टा मार के आए, राइट। तो मेरे को लैंग्वेज आनी चाहिए, मेरे को DSA आनी चाहिए, मेरे को डेवलपमेंट आनी चाहिए, मेरा एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, मैंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, ओपन सोर्स किया हो तो अच्छी बात है, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो तो अच्छी बात है, GSOC में पार्टिसिपेट किया हो तो अच्छी बात है। तो ये सारे एड ऑन्स आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। और बताएं सर, कुछ स्किप तो नहीं किया आपने? नहीं, तो बहुत सारा चीज़ कवर कर लिया आपने। तो आप इस जो भी DSA पढ़ना है, जो भी कुछ रिसोर्सेज हम बता सकते हैं, कौन सा वेबसाइट को रिफर कर सकते हैं, कौन सा बुक रिफर कर सकते हैं DSA के लिए? बढ़िया। तो बेसिकली जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे सर अपने कॉलेज टाइम पे, तो 19 पास आउट हूँ मैं, तो यूट्यूब पे उतने रिसोर्सेज होते थे DSA के, ठीक है। मुझे याद है एक ही व्यक्ति था जो DP पढ़ाता था उस टाइम पे, 2016-17 के टाइम पर। वो पुरानी वीडियोस उस टाइम पर, मतलब 2013-14 की बनी वीडियोस थी, इंग्लिश में वो पढ़ाया करते थे, और हम ऐसे देखते थे कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब समझ में नहीं आता था उतना अच्छे से, ठीक है, तो याद कर लेते थे। और याद करने वाला व्यक्ति आगे नहीं जा पाता जाता, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, वो क्योंकि उसने रट्टा लगाया होता है। अब धीरे धीरे यूट्यूब भी ग्रो हुआ, कोडिंग कम्युनिटी ग्रो हुई, ठीक है, 2019 तो कुछ होता नहीं, 2019 में हमने स्टार्ट किया। तो आज के टाइम पे आप चाहो तो आप फ्री रिसोर्स से DSA पढ़ सकते हो, आप चाहो पेड रिसोर्स से भी DSA पढ़ सकते हो। अगर फ्री रिसोर्स की बात करें तो हमारा चैनल है कोड हेल्प, वहाँ पर हमने 100 आवर्स से ज़्यादा का कंटेंट, 100 घंटे से ज़्यादा कंटेंट DSA में बना रखा है। अगर आप परिश्रम करने वाले व्यक्ति हो, अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो, तो कोड हेल्प पे जाके वो 140 वीडियोस DSA की हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट हम ऐड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा DSA, ठीक है। और भी बहुत रिसोर्सेज हैं, आप कहीं से पढ़ना चाहिए यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज बने पड़े हैं। सेकेंडली अगर आप पेड रिसोर्सेज की बात करें, जो कोड हमारा वेंचर है जो हमने स्टार्ट किया है, उसमें ऑलरेडी हम एक कोर्स भी लॉन्च करके बैठे हैं। लास्ट डे ही हमने कल ही लॉन्च किया है सर, बिल्कुल सही टाइम पे हमारे पास हमसे मिले। तो अगेन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस हमने लॉन्च किया, 4.4 रुपीज़ पर डे। तो एक बार आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ से DSA कैसे पढ़ने वाले हैं, और बोला ऐसा इन डेप्थ हम पढ़ने वाले हैं 5 महीनों के लिए। तो अगेन जो भी डिटेल्स होगी उसके हम मेंशन कर देंगे नीचे, आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो अगेन आपके ऊपर, आप फ्री से पढ़ना चाहें वहाँ से भी काम हो जाता है, आप पेड से पढ़ना चाहें वहाँ से भी काम हो जाता है, वो आपके ऊपर है। बाकी और बुक्स की अगर हम बात करें तो मेरे को याद है कि 2 बुक मैंने ली थी, एक बिल्कुल बेसिक्स के लिए थी जो मेरी बेसिक स्ट्रॉन्ग करे। मुझे याद आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर्स थ्रू सी इन डेप्थ ऐसे करके मैंने किताब ली थी बाय दीपाली श्रीवास्तव एंड SK श्रीवास्तव। उससे मैंने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग किए थे, फंडामेंटल एकदम।
सेकेंडली जब मैंने प्रिपरेशन कर ली थी, अब मुझे प्रैक्टिस करनी थी, तो मैं एक किताब लेके आया था, एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज, ठीक है। तो सिर्फ यही 2 किताबें मैंने फॉलो की है, ठीक है। वो भी फुल फ्लेज हर एक पन्ना नहीं पढ़ा हुआ, ऊपर से देखिए, उतना मुझे नीड नहीं पड़ी, क्योंकि एट द एंड आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, किताबें पढ़ने से नहीं होता, वीडियो देखने से भी नहीं होता। एट द एंड डीएसए स्ट्रॉन्ग है जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, अप्लाई करो जो भी स्किल आपने अटेन किया, तभी आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग आने वाला है। और मैं जितना भी एम्फेसाइज करूँ डीएसए के ऊपर, उतना कम है। ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है। और अगर आप किसी बिग जायंट में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी टेक जायंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि 4 में से 2 से 3 राउंड सिर्फ डीएसए बेस्ड ही होने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जिस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। अब लेट्स से आपका कोई सीनियर, आपका कोई और क्रिएटर आपको ये कह दे कि डीएसए तो बकवास है, आजकल चल रहा है, इसलिए गाइड कर रहा हूँ इसके ऊपर में। मैंने अज्यूम कर लिया कि सामने वाली कंपनी डीएसए पूछेगी नहीं, मैंने अज्यूम कर लिया इंडिया की कोई भी कंपनी डीएसए नहीं पूछेगी, पर क्या मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए? मैं ये मानता हूँ, मैं ये फील करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है। मैं अब तक 5 लाख से ऊपर बच्चों को डीएसए पढ़ा चुका हूँ। एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप डीएसए करते हैं तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप होता है, आपकी वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। आपके सामने कोई नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो उसको आप 4 तरीकों से सॉल्व कर पाते हो। तो अगर कोई तुम अगली बार बोले कि डीएसए बकवास है, तो तुम बता देना कमेंट सेक्शन में उसको बकवास होती है कि नहीं होती, ठीक है। आप बताएं सर। आपने रिसेंटली एक बैच फिनिश किया, सुप्रीम बैच, और मैं कल ही आपने एक न्यू बैच लॉन्च किया, शायद उसका 17 अगस्त से, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? सो बेसिकली डीएसए सुप्रीम बैच हमने लॉन्च किया था लास्ट ईयर दिसंबर के एंड में, ठीक है। 3 जनवरी में शायद लॉन्च किया था हमने सुप्रीम 1.2। बहुत ग्रैंड रिस्पॉन्स था, जहाँ पर हमने लाइव बैच बेसिकली वो था, जहाँ पर हम डीएसए सिखाई थी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का डीएसए जो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एक लॉन्च वीडियो थी हमारी, उसका लिंक हम ऐड कर देंगे, आप जाके कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सुप्रीम 1.2 बैच के बच्चों का रिव्यू भी पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, बच्चों ने खुद लिखा है, तो आप जाके पढ़ सकते हैं कैसा उनका रिव्यू रहा है। सेकेंडली अभी सर कल ही रिसेंटली हमने लॉन्च किया सुप्रीम 2.0 बैच। अगेन इंटेंट वही है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में 4.4 रुपीज़ पर डे के अंदर हम डीएसए पढ़ाएंगे फ्रॉम बिल्कुल बेसिक। आपका बस पढ़ने का मन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका एडवांस लेवल डीएसए हम कवर करने वाले हैं। और 150 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट, 20+ डाउट सेशन, 60+ लाइव क्लासेस, और बहुत मज़ेदार होगा। बिल्कुल ऐसा लाइव क्लास में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, इंटरेक्शन बनी रहती है, तो आप जो बीच में ड्रॉप करने का जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। तो 17 नहीं सर, 21 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैच को, और उसकी रजिस्ट्रेशंस अभी ऑन है, ठीक है। जब भी ये वीडियो आती है हम सर को एक स्पेशल कूपन कोड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उस कूपन कोड से जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो बच्चे अवेल कर पाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली बैच में आ सकते हैं। लेट्स से कि आप फ्री कोर्सेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, आप जाके कोड हेल्प पर फ्री कोर्स अवेलेबल वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ से लाइव क्लास में पढ़ने के बाद तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना था सर। थैंक यू सो मच। हम सब अनलकी थे, आप उस समय नहीं थे, बट मैं होप करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगा। और आप लाइव क्लास का अलग एडवांटेज सच में आप लाइव क्लास में कंसिस्टेंट, आपने जो भी बताया कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आपको पता होता है शाम में 6 बजे 7 बजे लाइव होने वाले हैं। बिल्कुल, आपके साथ बहुत सारे बच्चे और ही पढ़ रहे होते हैं, तो उनको देख के आपका मन भी करता है पढ़ने का। रिकॉर्ड में आप अकेले बैठे हो, पर लाइव में आपको कमेंट्स दिख रहे हैं, 7 बच्चे करते हैं, तो आपको लगा मैं ही पढ़ लेता हूँ, पीछे रह जाएंगे नहीं तो जो भी इनरोल होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है और मेरे कूपन कोड है, उसे यूज करके आप जा सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जैसे इन्होंने बताया, आपको वन स्टेप यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे वन स्टॉप चैनल है, जहाँ पे आप सारे डीएसए के रिलेटेड आप ढूंढ सकते। वीडियो इन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऐसा। तो आशा करता हूँ कि आपने जो भी वीडियो डाला होगा ऑर्गेनाइज में डाला होगा, जैसे कि बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सर। अगर आप लेट्स से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहली वीडियो हमारी फ्लो चार्ट और सूडो कोड के ऊपर ही है, उसमें 2.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, हमने कल चेक किया था उसके बारे में। तो बिल्कुल बेसिक से। और अगेन जो मेरा पढ़ाने का तरीका है सर, मैं ज़्यादा अंग्रेजी का यूज़ नहीं करता वीडियोज़ के अंदर, मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूँ। तो अगर आपको देसी भाषा में समझना है, हिंदी में समझना है, तो आप वो चैनल फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे मतलब किसी और चैनल को फॉलो कर सकते हैं, पर हमने हिंदी में पढ़ाया हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुश्किल तब नहीं होती जब कंटेंट कम रहता है, आप एक बुक उठाते पढ़ लेते हो। मुश्किल तब होते हैं जब हजारों कंटेंट में से राइट कंटेंट कौन सा है, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं बहुत खुशी के साथ बोल रहा हूँ कि कोड हेल्प है, जहाँ पे आप एक चैनल है, वन स्टॉप चैनल, जहाँ पे जाकर एकदम सीक्वेंस वाइज आप वीडियो उठाकर पढ़ सकते हैं और आप मास्टर बन सकते हैं। और रिसेंटली मैं देखा आपने एक पॉडकास्ट भी शूट किया था किसी के साथ जो एयरटेल में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने कोड हेल्प के वीडियो फ्री रिसोर्सेज के यूज करके आज 1 लाख, मोर देन 1 लाख पर मंथ सैलरी उनका ऐसा है। तो सोचो कितनी बड़ी चीज़ आप कर रहे हो कम्युनिटी के लिए। थैंक यू सो मच उसके लिए। काश मेरे टाइम आप होते, है ना।
तो बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेट से आपने डीएसए के लिए बता दिया अपना चैनल, नॉन डीएसए सब्जेक्ट है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस है। हाँ, ये स्किप कर दिया शायद। ये कैसे कर सकते हैं बच्चे? ये वाला पार्ट हमने स्किप कर दिया प्रिपरेशन के अंदर। तो कोर सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ता है, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे आपको डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना पड़ता है, और कभी कभी किसी किसी केस के अंदर सीएन नेटवर्किंग भी आपसे पूछ ली जाती है, सिस्टम डिजाइनिंग बेसिक कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, अगेन कोड हेल्प के ऊपर डेडिकेटेड 31 वीडियोस की सीरीज हमने कोड हेल्प पर फ्रीली लॉन्च की हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति देखना चाहे तो उसका फॉलो कर सकता है। ठीक है, उसके लिए भी आपने उसके लिए पूरा 31 वीडियो पूरी रेडी है हमारी, कोड हेल्प पर फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। क्या बात है, क्या बात है। सेकेंडली डीबीएमएस की अगर बात करें तो अगेन वो भी पूरी की पूरी हमारी 25 वीडियोस की सीरीज बनी हुई है कोड हेल्प के ऊपर, फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी आगे पढ़ सकता है। और उसका इंटेंट सिर्फ इतना ही है कि आप उससे प्लेसमेंट क्रैक कर पाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उससे कॉलेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर लूं, प्रिपरेशन हो सकती है पर आपके कॉलेज एग्जाम में 100 में 100 नहीं आ पाएंगे, पर प्लेसमेंट की बात करें प्लेसमेंट 100 में 100 आ जाएंगे। ठीक है, तो डीएमएस अवेलेबल है, ओएस अवेलेबल है, ऊप्स भी अवेलेबल है कोड हेल्प के ऊपर, और नेटवर्किंग कुछ समय के बाद हम अभी क्रिएट करेंगे, अभी की नहीं है। अगेन यहाँ पर हम दोनों का इंटेंट कहीं से भी ये नहीं है कि आप जाओ सिर्फ कोड हेल्प पर ही अवेलेबल और कहीं है ही नहीं, 50 तरीके के रिसोर्स अवेलेबल है। आप सर्च करो यूट्यूब पे, आपको जहाँ से समझ में आता हो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बट हाँ, क्योंकि अभी पॉडकास्ट मेरे साथ हो रही है, तो जो मैंने क्रिएट किया मैं आपके सामने पुश कर सकता हूँ कि हाँ ये फ्रीली अवेलेबल, आप समझ में आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो होप करता हूँ अभी आपका मतलब आपके थ्रू जैसे कि डीएस की तैयारी हो गया, और जो कोर सब्जेक्ट हैं उसके लिए वन स्टेप आपका है कि कोड हेल्प पे आओ, आप एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ सकते हो सारा चीज़। आपको जो लेट से कि कोई मॉक इंटरव्यू आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंस है मॉक इंटरव्यू, उसके लिए क्या आप टिप्स देना चाहें, कैसे मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं बच्चे? देखो सर, दो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। अगर तो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं एज अ स्टूडेंट, जो कि बहुत कम, मतलब मैं पर्सनली फील करता हूँ मेजॉरिटी ऑडियंस जो है मिडिल क्लास होती है, और मैंने खुद भी 1 रुपया आज तक खर्चा नहीं मॉक इंटरव्यू के लिए, तो मैं ज़्यादा उस पर पुश करूँगा तो बेवकूफ़ी होगी, राइट। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टॉप मेट पर रजिस्टर्ड हैं और आपके मॉक इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आप उनको 1500, 2000, 5000 रुपये देंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज ले लेंगे। बट मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसा करो आप, ठीक है, क्योंकि हमने भी कभी मॉक इंटरव्यू से पैसे देकर तो नहीं लिया। सेकंड, फ्री तरीका क्या है हमारे पास, आपके पास फ़ोन तो होगा, फ़ोन लो, शीशे के सामने रख दो, शीशे में देख के अपने आप से बात करो, अपने आप एक क्वेश्चन अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि अच्छा ये डायरेक्ट ट्रायल करते हैं, मैं इसमें ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, रिकॉर्ड कर लो फोन में और देखो कैसा पढ़ाया। ऐसे लगातार 1 हफ्ते करके देख लो, 7 बार शूट करके देख लो, 8वें शूट में तुम अच्छे से समझा रहे होगे डेफिनेटली। सेकंड, तुम्हारे पास दोस्त होने चाहिए जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हो, सब कैसे होते हैं, ठीक है, तो तुम उनको बिठाओ, उनके साथ मॉक इंटरव्यू करो, ठीक है, उनको बोलो भाई मॉक इंटरव्यू ले, और मजाक में तुम्हारी गलती बता देगा, तुम्हें शर्माएगा नहीं ना। किसी और व्यक्ति, नए व्यक्ति को बिठाओगे तो वो तुम्हारी कमी निकालने में शर्माएगा कि यार इसको बोलूंगा तो बुरा ना मान जाए। तो असली दोस्त हो जो बेइज्जती करता हो बहुत सारी, उसको ही पकड़ के बिठाना, वो बता देगा भाई तू यहाँ पे स्टैमर कर रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लो है, यहाँ पे आंखें इधर जा रही, चीटिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है, यहाँ पे तो डरा हुआ लग रहा है, नर्वस लग रहा है, पैनिक कर रहा है, या जो अच्छी चीज़ कर रहा है वही बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से शीशे में देख के आप रिकॉर्ड करें, पहला पॉइंट, और सेकंड अपने दोस्त को बिठा के मॉक इंटरव्यू करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे केस में सर मुझे अच्छी तरह याद है, मैं SSB देने गया था 2016 में, तो मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं थी बिल्कुल भी उस टाइम पे, ठीक है, तो मेरे को था कि स्ट्रांग तो करनी है, क्योंकि वहाँ पे जब मैं आऊँगा वहाँ पे आर्मी स्कूल के बच्चे आएंगे, वहाँ पे बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आएंगे जिन्होंने इंग्लिश सीखी है बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। तो हमारे घरों में, मिडिल क्लास घरों में क्या होता है, बस शर्म होती है ऐसे माता पिता की ना, उनके सामने बोलने में शर्म आती है। तो मैंने कहा यही चीज़ कर लेता हूँ, अगर मैं इनके सामने बोलने में शर्माऊंगा तो वहाँ तो किसी को भी देख लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो जानबूझ के मैंने अपनी मम्मी को बिठाया और अपना फ़ोन भी उनको पकड़ाया और उनके सामने मैं शूट कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, अपनी स्टोरी नरेट करनी है तो वो कर रहा हूँ। तो एक तो मम्मी के सामने बोलने का जो वो डर था, वो शर्म थी, वो हटी कि ठीक है बोल सकते हैं। और जब वो शर्म हट गई तो वहाँ पे मेरे सामने चाहे 1000 लोग खड़े हो सामने, अपन बात कर लेंगे। तो बाद में पता लगा वो इंग्लिश बोलने का डर नहीं था, वो लोगों के सामने बोलने का डर था, इंग्लिश तो आती थी। तो मेरे हिसाब से अपने पेरेंट्स को बिठाओ, उनके सामने कम्युनिकेट करो, उनको ठीक है समझ में नहीं आएगा तुम्हारे कोडिंग क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर, पर तुम्हारा डर खुल जाएगा, और तुम्हारा डर एक बार खुल गया तो फिर तुम शेर हो दोस्त, फिर तो कहीं नहीं डरने वाला चीज़ है। बहुत अच्छे से आपने बताया। तो नेक्स्ट आता है, मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे से भी पूछते हैं कि लेट से जिनकी जो मिडिल क्लास से आ रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, जिनकी इंग्लिश सही नहीं है और बहुत हेजिटेट करते हैं इंटरव्यू में बैठने से, उससे पहले मन में बहुत डाउट होता है, इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होने वाला है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, अपनी इंग्लिश कैसे अच्छा कर सकते हैं, और कितना लेवल ऑफ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है प्लेसमेंट के लिए? देखो सबसे पहली चीज मैं ये बोलूंगा, पहले तुम देख लो सामने वाले व्यक्ति जो इंग्लिश में आंसर कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पर जो पॉडकास्ट ऐसे इंटरव्यू टाइप या मॉक इंटरव्यूज हम इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, ठीक है। आप जाकर देखो कि जो मॉक इंटरव्यू हो रहा है या जो
पॉडकास्ट हो रही है वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ऐसे 50-60 पॉडकास्ट सुनो, जब तुम वो सुन लोगे तुम्हें समझ में आएगी अच्छा इसका ऐसे आंसर करना होता है, इसका ऐसे आंसर करना होता है, ठीक है। और इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि जब आप इंटरव्यू में आंसर करो तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारे टेंसेस सही होने चाहिए, सारे सही वर्ड यूज होने, सारी आपको फैंसी वोकैबुलरी यूज करनी, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। ग्रेजुअली सुनते सुनते आपके मन में आपके वोकैबुलरी चेंज होगी, इंक्रीज होगी, राइट। और जब सामने वाले को बोलता हुआ देख लोगे, अच्छा इस प्रकार से आंसर समझा रहा है, इस प्रकार से टेस्ट केस क्रिएट कर रहा है, अब इसके ऊपर रन कर रहा है, और वो चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश करो कि लेट से मैंने देख ली वीडियो, अब मैं सेम क्वेश्चन सेम आंसर खुद समझा के देखता हूँ एक बार अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके। तो ऐसे कर करके विद प्रैक्टिस आपको आएगा। मतलब ये वो चीज़ नहीं है जो आपने देखी और ऐसे नोट्स बना ली या देखते देखते इंप्रूव भी नहीं। जब तक मुंह नहीं खोलोगे, जब तक बोलोगे नहीं, 50 गलतियां नहीं करोगे, तब तक इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और एक भाषा है दोस्त इंग्लिश, ठीक है, उसको इतना जोर देने की नीड नहीं है कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे दिमाग में है। 50 बार बोल के देखो, 60वीं बार में, 51वीं बार में बढ़िया एकदम अच्छा ग्रैंड परफॉर्मेंस तुम्हारी आ रही होगी। जी 100% आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वही बात है जैसे कि बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन एक स्किल है, स्किल ट्रेनिंग से सीख सकते हो आप, है ना। कोई भी स्किल आप जितना मिस्टेक करोगे उसको करेक्ट करते आप सीख सकते हो। थैंक यू सो मच आपने बताया। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जैसे कि एक तरह के काइंड ऑफ ऑडियंस हैं जो Tier 3 Tier 4 कॉलेज हैं जहाँ पे बिग कंपनी नहीं जाती, जैसे अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट नहीं जाती है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है कॉलेज टाइम पे प्लेसमेंट लेने का। और दूसरे काइंड ऑफ ऑडियंस है जो बड़े कॉलेज से हैं बट किसी कारण बस अच्छी प्रिपरेशन नहीं रही, उनको बड़ी कंपनी में नहीं हो पाई। तो ऐसे बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसे बच्चे कोई भी कंपनी में प्लेसमेंट ले लिया, अब उनको कंपनी काम करना, साथ साथ एक बड़ी कंपनी के लिए तैयारी भी करना है। तीन बच्चों को कैसे एडवाइस देना चाहें, कैसे एक बड़ी कंपनी के लिए काम करने के साथ साथ बड़ी कंपनी की तैयारी भी कर सकते हैं? मेरे को पर्सनली सर ये फील होता है कि जो लोग ऐसे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उनके मन में ना डाउट है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो डाउट को हटाना है तो हमें उनके सामने एग्जाम्पल रखने पड़ेंगे, देखो इसका भी हुआ था, देखो इसका भी हुआ था, राइट। तो जो बहुत सारी पॉडकास्ट होती है जहाँ पर लिखा होता है Tier 3 स्टूडेंट टू माइक्रोसॉफ्ट या फिर 16K सैलरी से 16 LPA सैलरी, राइट। उसका इंटेंट यही होता है कि आपको एक वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे पाए, ठीक है, कि भाई ऐसा पॉसिबल है, लोग करके बैठे हैं। तो जब ये लोग कर पा रहे हैं जिनके पास भी 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, 2 ही आंखें हैं, तुम्हारे पास भी उतनी है तो तुम भी कर सकते हो, राइट। तो मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में गया सर, वहाँ पर मेरे ज्वाइन करने के 1 महीने बाद एक और व्यक्ति ने ज्वाइन किया, हमारे मित्र हैं वो, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी थी 18,000 रुपये। उन्होंने कोई स्टार्टअप ज्वाइन किया था और वहाँ पर उन्होंने कुछ 3-4 साल काम किया, 5 साल काम किया शायद, एक लीड इंजीनियर वो बने वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से फिर वो स्विच करके माइक्रोसॉफ्ट में आए, तो जहाँ पे उनकी सैलरी पहले 16-18,000 20,000 रुपये थी, आज के टाइम पे उनकी सैलरी 1.5 लाख 1.25 लाख के आसपास थी। मैं बात कर रहा हूँ 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब तो उनकी सैलरी प्रमोट भी हो गई होंगे, तो 2.5 लाख के आसपास कमा रहे होंगे वो, ठीक है। तो जब वो व्यक्ति कर पा रहा है जिसके कॉलेज का नाम किसी को नहीं पता, जिसके कॉलेज में तुम बड़ी कंपनी छोड़ो, छोटी कंपनी भी नहीं आती, जो ऐसी बस किसी तरीके से ऑफ कैंपस अपने टैलेंट के दम पे वो 16-18,000 की नौकरी में पहुंचा, तो वहाँ पे कुछ टाइम व्यतीत करके एक्सपीरियंस लेने के बाद अपनी स्किल के बेसिस माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पहुंचा और 16,000 से 2.5 लाख का जंप लेके आ गया 6 साल के अंदर, तो मेरे हिसाब से सक्सेस बोलेंगे इसको हम, राइट। बिग सक्सेस इसको बोलेंगे डेफिनेटली हम, ठीक है। 2.5 लाख रुपये पर मंथ कम होता नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति कर पा रहा है तो तुम भी कर सकते हो। सवाल मन में फिर दोबारा आएगा, भैया कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला तरीका बिल्कुल सेम है जो मैंने तुम्हें बताया अभी, कि लैंग्वेज करो, DSA करो, कोर सब्जेक्ट करो, डेवलपमेंट करो, वही 4-5 चीज़ें वही तुम्हें करनी है, वही वो व्यक्ति करके आया है। पर हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ओपनिंग्स लिमिटेड होती हैं, और जबकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे केसेस के अंदर, जनरली ये चीज़ क्रिएटर बात नहीं करते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि तुम डायरेक्टली बिग एक टेक जायंट में जाने से पहले तुम्हें किसी और XYZ छोटी कंपनी में काम करना पड़े और वहाँ से तुम एक्सपीरियंस गेन करके फिर बाद में स्विच करके जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इस पर ध्यान दो। अगर तुम पहले स्टार्टअप में भी जा पा रहे हो इस टाइम के अंदर जहाँ पर चीज़ें बहुत नेगेटिव चल रही है, तो उसको पॉजिटिवली लो कि मुझे यहाँ पर काम करना है, अच्छा काम लेना। पर जो भी काम तो मैं लौटा रहा, एक बार देख लो कि अच्छा काम है कि नहीं है, क्या इसको मैं अपने रिज्यूमे में डाल सकता हूँ, उस स्केल का। जो भी मुश्किल काम हो उसको पकड़ लो, क्या ये मैं पकड़ूंगा ताकि इससे मुझे बाद में लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिले। हम स्टार्टिंग में गलती ये करते हैं, हम कहते हैं पैसे तो आगे बहुत सारे, अब काम कम करना पड़े तो हम बेकार काम पकड़ लेते हैं। जब हम बेकार काम पकड़ते हैं और जब स्विच करने का टाइम आता है फिर सोचते हैं कि यार इसको क्या दिखाऊँ मैं रिज्यूमे के अंदर। तो हमेशा ये प्रैक्टिस फॉलो करो, सबसे तगड़ा काम जो टीम के अंदर हो रहा हो हमेशा उसमें अपना हाथ खड़ा करो कि ये मैं करूँगा। तुम्हें चाहे आता हो चाहे ना आता हो, सीख लूँगा, मेहनत कर लूँगा, 8 की जगह 12 घंटे मेहनत कर लूँगा, पर ये मुश्किल काम मैं करूँगा। कल को जब मुझे स्विच करना होगा या कल को जब मुझे मैनेजर को बोलना होगा मुझे प्रमोट करो, मेरे पास डेटा पॉइंट होना चाहिए ना। तो जो टीम का सबसे तगड़ा काम चल रहा हो वहाँ पे काम तुम करोगे, तो ये ध्यान में होना चाहिए तुम्हारे।
सही बात है, जितना चैलेंज उठाओगे रिवार्ड भी उतना ही बड़ा मिलेगा, सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट से कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, उन्होंने कॉमर्स किया या जो भी नॉन आईटी फील्ड से हैं, या जिन्होंने इंजीनियरिंग किया तो ऐसे ब्रांच जैसे कि सिविल ब्रांच, ऐसे नॉन आईटी ब्रांच से किया ऐसे, तो ऐसे बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और बिग एमएनसी लाइक मांग क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पॉसिबल है और क्या मतलब एडवाइस देना चाहें, कैसे वो कर सकते हैं, और आपका कोर्सेज जो आपने लॉन्च किया क्या हेल्प कर सकते हैं ये सब चीज़ें उनको? देखो, दो चीज़ें हैं। अगर लेट्स से कोई बच्चा बीटेक का था, उसके अभी तक जॉब नहीं लगी है, या बीसीए का था, बीएससी का था, दूसरी फील्ड्स का है, या आप जो सिविल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, या नॉन आईटी, हाँ नॉन आईटी ब्रांच है कोई भी, वो आना चाहता है, ठीक है। अभी सिर्फ नॉन आईटी ब्रांच या बीटेक की बात कर लेते हैं, बीसीए की बात करें, इनकी बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सिर्फ बीटेक की बात करते हैं, नॉन ये वाला पार्ट काटना, अभी बीसीए बोल दिया साथ में मैंने, ठीक है। तो अभी सिर्फ बात करते हैं नॉन आईटी फील्ड्स के बारे में। देखो आईटीसीएस तो जा ही पाएगी, तो कोई इशू है नहीं, पर मैकेनिकल की बात करें, सिविल की बात करें, तो अगेन पहले मेरे मन में बहुत ज़्यादा डाउट था कि यार यहाँ पे कैसे जाएंगे, और 2019 तक बहुत ही मुश्किल भी था, ठीक है। धीरे धीरे हमने पूरी मार्केट एक्सप्लोर करनी शुरू करी, थोड़े और एक्सपीरियंसेस पकड़े बच्चों के, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, तो हमने देखा एक बच्चा जो कि सिविल में था, ठीक है, DTU एक कॉलेज है, उसकी सिविल ब्रांच में था वो, उसने ऑफ कैंपस अमेजॉन क्रैक की थी। तो उससे मेरी बात हुई कि आप सिविल ब्रांच में हो, आपने कैसे क्रैक कर ली। पहली बात तो ऑन कैंपस बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑन कैंपस आपको बैठने ही नहीं देंगे। ऑन कैंपस आपको बोलेंगे सिर्फ ITCS वाले बच्चे बैठेंगे इसमें, और ऑफ नॉन आईटी वाले CS मैकेनिकल और सिविल वाले नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो इन केसेस के अंदर जहाँ पे आप नॉन आईटी ब्रांच से हैं, आपको बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका मन क्या है कि वो ITCS वाले को बच्चे को ले, क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान ज़्यादा है उस फील्ड का, आप तो मैकेनिकल के हो, आप तो सिविल के हो, आपने तो वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ रखे जो उनको पढ़ने चाहिए। तो वहाँ पे आपको एक ITCS वाले बच्चे के बराबर नहीं, उससे ऊपर ही परफॉर्म करना है। आपके DSA उससे अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके कोर्स सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका सिस्टम डिजाइन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स आप टिक हैं, तो पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा गारंटी है, अभी भी ध्यान सुनो, पॉसिबिलिटी है कि आप क्रैक कर पाएँ और जॉब ले पाएँ। अभी भी सबसे मुश्किल क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हम इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, ऑन इंटरेस्ट क्रैक कर लेंगे, पर वहाँ तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, कि आपका उस कंपनी के अंदर कोई दोस्त मित्र बैठा हो जो कि इतना अच्छा हो कि वो आपके लिए रिक्रूटर से बात कर ले कि मैम भले ही ब्रांच इसकी नॉन आईटी है, पर इसमें स्किल है, आप एक बार इसको अपॉर्चुनिटी दो, ये क्रैक कर लेगा। अगर ऐसा कोई दोस्त है नेटवर्किंग वाला है, तो बन जाएंगे, लिंक्डइन का आप यूज़ करेंगे, वहाँ बन जाते हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान देके नॉन आईटी फील्ड ब्रांच का बच्चा वहाँ पर जा सकता है। सेकंड, लेट्स से किसी ने वो डिग्री नहीं की है, लेट्स से वो उस फील्ड का ग्रेजुएट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? अगेन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है, पर ऐसे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जो आपने डिग्री की हो उस फील्ड में या ना की हो, आपको कोर्सेज देते हैं, और पूरा ऐसा 1 साल का बूट कैंप टाइप होता है, 1 साल का कोर्स होता है पूरा, और उस समय आप साइन अप करते हैं, पूरा आपको सिखाते हैं वो 0 से लेकर एडवांस लेवल तक। पर हाँ, महंगे होते हैं वो, 1 लाख से ऊपर की फीस होती है उनकी, पर वो कहते हैं कि ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे कंपनीज के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर मैं भी कॉन्फिडेंस से बात क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो लोग जिनको मैं जानता हूँ, उनमें परस्यू कर रहे हैं उस पूरे 1 साल को, कंप्लीट होकर उनका रिजल्ट जब मैं देख लूंगा, तब मैं कॉन्फिडेंटली बताऊंगा कि हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, आप एक बार जाकर एक्सप्लोर करो, एक बार चेक करो उनके रिव्यूज जो है वो किस व्यक्ति के हैं, उस व्यक्ति को लिंक्डइन पर सर्च करो, उससे बात करो क्या पढ़ाया था और क्या प्लेसमेंट असलियत में होती है कि नहीं होती है। बहुत अच्छे से आपने बताया, आंसर दिया। अब थोड़ा सा लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा कि अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, बहुत सारी कंपनी में हायरिंग नहीं चल रही है, लेट से बिग माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन सब में थोड़े दिन पहले फायरिंग भी चल रही थी सब जगह, तो बहुत लोग डीमोटिवेटेड हैं, क्योंकि अब वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हम पढ़ें क्यों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो ऐसे लोग क्या एडवाइस देना चाहें, क्या वो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, वो छोड़ना चाहिए, कैसे वो खुद को मोटिवेट रख सके और कैसे वो अपना एक बेटर प्रिपरेशन कर सके? ठीक है, तो जो लोग पढ़ाई छोड़ दी है उनका नहीं होने वाला, इस बात की गारंटी है बिल्कुल, ठीक है। इसमें बिल्कुल मैं फिल्टर नहीं लगाऊंगा। तो अगेन ध्यान से सोच के देखो कि एक मार्केट है जहाँ पर जॉब्स की कमी है, ठीक है, जहाँ पर पहले 1000 जॉब निकलती थी, वहाँ पे 100 ही जॉब निकल पा रही है, कोई दिक्कत है? जहाँ पे पहले 1000 जॉब थी, वहाँ पे 100 ही जॉब निकल पा रही है, और बहुत सारे बच्चे भी रुके पड़े हैं कि हमारी कब लगेगी, हमारी कब लगेगी। तो हर कोई एंशियस है कि भाई मेरे को प्लेसमेंट चाहिए अच्छी। तो अब जब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अब जब ओपनिंग्स आएंगी, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, और जब कंपटीशन बढ़ चुका होगा तो आपका अगर पहले X लेवल था, तो आपको X+1 लेवल लेके आना पड़ेगा। तो अगर X+1 लेवल लाना है तो तैयारी कम नहीं और ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जिन्होंने तैयारी छोड़ दिया, ठीक है दोस्त, बाय बाय टाटा, आपका नहीं होना। और जो तैयारी कर रहा है, तैयारी स्ट्रांग रखो, चीज़ें ठीक होती है, ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी भर ऐसी चीज़ें रहने वाली है। अगले 2-4-6 महीने के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी डेफिनेटली। और जब एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है, हमें उसे ही क्रैक करना है। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें 10 अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मान के चलो
सिर्फ एक मिलेगी, उसी को क्रैक करना है। रिसेशन जिंदगी भर नहीं रहने वाला, कुछ समय में भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, 2-3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा लाइव होंगी, ओपनिंग्स फिर दोबारा निकलेंगी, पर तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना है क्योंकि कंपटीशन इस बार और तगड़ा होने वाला है, इसका ध्यान रखना। बहुत अच्छे। तो मैं हमेशा इस क्वेश्चन का मैं व्यूअर्स को एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि बहुत बार हम लोग रेलवे में तत्काल टिकट कटाने जाते हैं और तत्काल का विंडो ओपन होता है 10 बजे, बट हम 8 बजे पहुँच के रहते हैं और मुझे पता है 10 बजे ओपन हो, बट वेटिंग लाइन में हम चाहते हैं कि वेटिंग लाइन सबसे फर्स्ट सीट हो मेरा, ताकि ओपन होते ही मैं सबसे फर्स्ट टिकट मुझे मिले। तो सेम टाइम यहाँ भी है, अभी ओपनिंग नहीं है बट आप खुद को तैयारी रखो ताकि जब ओपनिंग हो सबसे पहले प्लेसमेंट आपका हो, है ना। तो ऐसे एटीट्यूड रखना है। तो एक और मैं डीएसए के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि डीएसए में कितना क्वेश्चन करना चाहिए। कोई बोलते हैं 300 400 कितने क्वेश्चंस इनफ रहते हैं एक बड़ी कंपनी में क्रैक करने के लिए। तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखो, इसमें ना कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि तुम 200 कर लो तो बन जाएगी या 400 कर लो तो बन जाएगी बात, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितने किया आपने, ठीक है। आपको सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, आपको एरे भी करना पड़ेगा, स्टैक भी करना पड़ेगा, क्यू भी करना पड़ेगा, ट्री, लिंक लिस्ट, ग्राफ, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। अगेन, कोई व्यक्ति शायद 5 क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो जाता है उस डेटा स्ट्रक्चर के साथ, कोई व्यक्ति 50 के अंदर भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो ये हर व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है कि उसका दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के साथ, उस पर्टिकुलर एग्जाम के साथ। उसके बेसिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो मुझे याद है मैंने आज से कुछ 1.5 साल पहले 1.5 या 2 years बैक एक लिस्ट जो थी वो निकाली थी 450 डीएसए 450 शीट। आज के टाइम पे बहुत सारे कॉलेज में बच्चे उसे लगा रहे हैं, ठीक है। अब उस शीट का इंटेंट हमेशा क्या था कि इसको करने वाला लल्लू बच्चा होगा जिसको कुछ भी नहीं आता, जो 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो 450 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर होता है। 450 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो आपको सारी वैरायटी कवर हो गई है। आपने हर किसी डेटा स्ट्रक्चर को एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया है। दैट्स वाई वहां पर 450 रखा गया है। मैंने ये नहीं कहा कहीं से भी कि 450 क्वेश्चन ही हर किसी को करने चाहिए। मैंने ये सोचा कि सारे के सारे बच्चे लल्लू हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो अब वो इसको करेगा, उसको कंप्लीट सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे, सारे के सारे कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए किसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ वो इसमें आ जाएगा। दैट्स वाई 450 शीट हमने लॉन्च करी। ये इंटेंट था। हो सकता है किसी बच्चे को 100 क्वेश्चन के अंदर कंफर्ट आ जाए, राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने 100 क्वेश्चन भी नहीं करे तब भी अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्रैक की है, राइट। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट अगर आप बिल्कुल लल्लू समझते हैं अपने आप को तो आप 450 शीट सर्च करते हैं यूट्यूब पे, लव बब्बर 450 शीट डीएसए शीट, तो आपके सामने आ जाएगी, उसे कर सकते हैं। लिंक भी डाल दूंगा हाँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी कुछ टाइम में शायद मैं उसको अपडेट करूंगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा और कम करेंगे और स्क्वीज करेंगे उसे, तो ठीक है वो आप कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स से कि कोई डीएसए क्वेश्चन आप अप्रोच करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं कि डीएसए क्वेश्चन मिला और डायरेक्ट मशीन कोडिंग में चले जाते हैं और बीच में फंस जाते हैं और काइंड ऑफ लाइक रटे हुए क्वेश्चन होते हैं। उनको समझ में क्वेश्चन करने के बाद 10 दिन बाद भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट रटा और डायरेक्ट कोडिंग कर दिया, कंपाइलेशन एरर आया, उसको सॉल्व करके वो आगे बढ़ गए थे। तो आपके अनुसार बेस्ट प्रैक्टिस क्या होना है? कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है, जो न्यू क्वेश्चन मिलता है, एक स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन पे? आपका एडवाइस क्या है इसके ऊपर? सबसे पहले समझते हैं अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बाद समझेंगे कि भूलते क्यों और कैसे ठीक करना है उस चीज़ को। तो लेट्स से जब भी मैं डीएसए सॉल्व कर रहा होता हूँ, मेजॉरिटी जो हम गलती कर रहे होते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि बस किसी भी तरीके से इसके 10 टेस्ट केस है, 20-15 जो भी जैसे भी हैं उन्हें पास करा के अगले क्वेश्चन में चलो फटाफट। मुझे बस अपना दिन का काउंट 5 कर लेना, 10 कर लेना, 15 कर लेना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना होता। आप जब भी कोई डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको उसमें पैटर्न फाइंड आउट करना है। पैटर्न फाइंड आउट करना इज द की। आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या कह रहा है। अच्छा यहाँ मिनिमम की बात कर रहा है, चेक कर लेता हूँ ग्रीडी का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, कोई चेक कर लेता हूँ सॉर्ट की नीड तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे सॉर्टेड एरे दे रखा है, बाइनरी सर्च तो नहीं लगेगी, चेक कर लेता हूँ एक बार, राइट। आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं क्वेश्चन में से जिस कीवर्ड की वजह से आपने वो एल्गोरिथम डेवलप की है। आप एक क्वेश्चन करें, चाहे 100 क्वेश्चन करें, चाहे 500 क्वेश्चन करें, आपको हर क्वेश्चन के साथ ऐसे ही काम करना है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें मुझे ये चीज़ मिली थी, दैट्स वाई मैंने ये अप्रोच निकाली थी। आपको ये हर किसी क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि मैंने ये अप्रोच इसमें क्यों लगाई थी। ये इसलिए नहीं कि मैंने XYZ क्रिएटर की वीडियो देखी, उसने ये लगाया तो मैंने भी ये लगा दिया, नहीं। रीज़न होना चाहिए। जब रीज़न पता होगा तो कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको पढ़ के तुम निकाल पाओगे इसमें ये 3 चीज़ें लग सकती हैं। तीनों ट्राई करता हूँ, जो उनसे फिट बैठेगी वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैबिट अगर हम डेवलप कर लेंगे तो हम किसी भी नई डीएसए क्वेश्चन को देखकर डरेंगे नहीं। सेकंड, हम भूलते क्यों हैं? सब भूलते हैं दोस्त, तुम इकलौते नहीं हो। इस देश में जितने लोग हैं जो भी डीएसए कर रहे हैं सब भूलते हैं। डीएसए में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, लेट्स से 10 दिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, फिर दोबारा बैक टू जीरो, फिर से कॉन्फिडेंस खत्म एकदम। तो मेरे लिए मैं क्या फॉलो करता था, मैंने एक नोटबुक बना रखी थी, उसमें जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ जो मुझे अच्छा लगा, यार इसमें दिमाग लगा अच्छा खासा, ठीक है, तो उसको लिख लेता कि यार इस क्वेश्चन में ये इंट्यूशन बनी क्योंकि ऐसा लिखा हुआ था।
इस इंट्यूशन से ऑप्टिमाइज ऐसे करूँगा क्योंकि ये वाला टास्क हैवी है। तो ऐसे नोट्स बना लिए और हर वीक उनको रिवाइज करता था कि हाँ ये वाला क्वेश्चन पहले सोचो कैसे किया था, ऐसे किया था, ठीक है वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ ऐसे ही है। नोट्स बनाना, वीकली रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी, नोट्स, रिवीजन, कंसिस्टेंसी, अगर ये इतनी चीज़ों पर काम कर रहे हो तो बात बन जाएगी। नहीं तो भूलते सबके सब है, कोई भी अगर बोल रहा है मैं नहीं भूलता, बेवकूफ़ बना रहा है वो, ठीक है, वो फिर अलग दूसरे ग्रह से आया है, इस ग्रह का नहीं है। तुम इसी के हो, नोट्स, रिवीजन और कंसिस्टेंसी पे काम करो। होप करता हूँ बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया। इसमें एक और चीज़ आता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन मिला तो क्या मुझे पहले पेपर कोडिंग करना चाहिए या डायरेक्ट पेपर कोडिंग करके ड्राई रन करना चाहिए या डायरेक्ट मशीन कोडिंग पे जाकर मशीन? ना, आपको क्वेश्चन मिला, आपने पढ़ के आपको पहले पॉइंट लिखने की, अच्छा इसमें ये था, दैट्स मैंने ये अप्रोच लगाऊंगा। अब लेट से मैंने सोचा कि बाइनरी सर्च में इसे अप्लाई करने वाला हूँ, तो पहले मैं 3-4 टेस्ट केस बनाऊंगा। उन 3-4 टेस्ट केस का जो भी सैम्पल टेस्ट केस दिए हैं उन पर उसको रन करके देखूंगा। अगर वो सब पे रन कर रही है और कुछ कॉर्नर केस में सोच रहा हूँ उस पर भी सही चल रही है, तो जब मैं श्योर हूँ कि मेरी अप्रोच सही है उसके बाद मैं कोड करूँगा। ध्यान सुनना, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन में तुम्हें 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट को दिमाग में सॉल्व करने में, पेपर में सॉल्व करने में लगाने हैं, क्योंकि कोडिंग तुम्हारा 2, 3, 4 मिनट से ऊपर नहीं लेगा। अगर तुम कोडिंग करते करते 20 मिनट लगा रहे हो, समझ लो कुछ गलत कर रहे हो। 20 मिनट कागज़ पे लगने चाहिए, 5 मिनट कोडिंग में लगने चाहिए। उल्टा मत करना कि 5 मिनट कागज़ में, 20 मिनट कोडिंग में। अगर उल्टा चल रहा है तो तुम गलती कर रहे हो। अगर 20 मिनट कागज़ पे और 5 मिनट कोडिंग में तो तुम बिल्कुल सही चल रहे हो। जितनी कम नंबर ऑफ ट्राइज में तुम्हारा क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है उतना तुम अच्छा जा रहे हो। जितनी ज़्यादा बार डीबग करना पड़ रहा है, अच्छा यहाँ पे एरर है, अच्छा यहाँ पे एरर है, अच्छा ये केस नहीं संभाला, उतना गलती कर रहे हो तुम। संभालो उस चीज़ को। बहुत अच्छे, बहुत। इसकी एक छोटी सी 2 लाइन कहानी मुझे आती है कि 2 बंदे पेड़ काटने गए, तो एक बंदे ने वो गए और वो जो हथियार था पेड़ काटने के लिए वो बहुत कमज़ोर था। एक बंदे डायरेक्ट जाकर काटने लगे, उनको 2 घंटे लगे काटने में। एक बंदे गया, वो अपना 90% टाइम उसको साथ बनाने में लगा और उसको 2 मिनट में पेड़ काट दिया। ऐसा तो डिपेंडिंग ऑन आप किस पे क्या फोकस है, राइट अप्रोच जरूरी है। तो आपने बताया कि ड्राई रन एकदम पूरा अप्रोच, राइट अप्रोच, ड्राई रन करके पेपर कोडिंग करके पूरा एकदम टेस्ट केस लिख कर सब कुछ कर लो, ताकि मशीन पर जाओ, मशीन जस्ट आपको ये बताए कि वैलिडेट कर दे कि आपका सही है कि नहीं है। इससे ज़्यादा आपका मशीन का काम नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कोड लिखिए, 10 कंपाइलेशन एरर है, फिर आप कंफ्यूज हो गए कहाँ क्या है। जस्ट लाइक क्वालिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन फोकस नहीं करना है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पर फोकस करना है। जी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। और आपने, मुझे पता है कि ये आपका जो भी आपने आंसर दिया बहुत लाखों लोगों को हेल्प होने वाला है। और मैं चाहूँगा कि एक कंटेंट का छोटे पीस में वीडियो डालूँ, ताकि मैक्सिमम से एक क्वेश्चंस का आंसर मिल पाए मेरे सारे व्यूअर्स को। सो फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, और आपका कोड हेल्प पे आने वाले क्या क्या बैचेस हैं, आपका फ्यूचर क्या है, क्या क्या और कोर्सेज लाने वाले हैं, और कैसे आप कोड हेल्प, कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, प्लीज आप। जी। तो कोड हेल्प के पहले का मेंटालिटी समझ लो, हमने कोड हेल्प बनाया क्यों था, ठीक है। तो जब कॉलेज में मैं था तो मेरी प्लेसमेंट जब लग गई, मेरी पहली प्लेसमेंट किसी और कंपनी में लगी थी। एक कंपनी थी इन्वेस्टमेंट यॉर्डली करके, तो मल्टीपल ऑफर, सबसे पहले मुझे जीवन का पहला ऑफर वहाँ से मिला था। उनका 14.4 LP का पैकेज था। तो मैंने पापा को घर पे आके बताया कि चलो आप प्लेसमेंट तो लग गई। तो मेरे पापा के कुछ शब्द थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा हमारी तो लग गई, अब बाकियों की लगवानी है। तो वही चीज़ लेके चल रहे हैं। तो मेरी प्लेसमेंट तो लग गई, ठीक है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है, फिर दोबारा मन करेगा फिर दोबारा जॉब कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट वो शब्द जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारी लग गई। हमारी जब वो कहते हैं, हमारी का मतलब है कि जो फाइनेंशियल थोड़े इतने स्ट्रांग नहीं है लोग, ठीक है, अब तुम्हें बाकियों की लगवानी है। तो जो बाकी लोग कॉलेज के अंदर हैं, जो उतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके लिए वो प्लेसमेंट ऐसा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, अब उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो इसी चक्कर में हमने बहुत सारे बच्चे थे IC ब्रांच के हमारे, उनके बहुत टेस्ट भी दिए और उनकी प्लेसमेंट भी लगवाई। तो कहीं ना कहीं कोड हेल्प से जो फ्री कंटेंट यहाँ पर हम दे रहे हैं, DSA सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ऊप्स कंप्लीट है, OS कंप्लीट है, DMS कंप्लीट है, अभी वेब डेव की सीरीज हमारी चल रही है पैरेलली, तो हम वीडियो डाल रहे हैं वहाँ पे। इंटेंट वही है। तो अगेन कोर्सेज की बात करें तो बहुत दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप फ्रीली स्टडी करना चाहते हैं, फ्री कंटेंट आपको चाहिए, टॉप नॉच, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम कभी फ्री कंटेंट के अंदर, ठीक है। आप देखोगे आपको 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे की वीडियोस भी दिखने वाली है कोड हेल्प चैनल के ऊपर। तो फ्री कंटेंट आपको चाहिए, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और लेट्स से आप लाइव बैचेज में इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो अभी रिसेंटली हमने एक DSA बैच लॉन्च किया कोड हेल्प पर, कल ही लॉन्च किया, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर 4.4 रुपीज़ पर डे। तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, DSA पढ़ सकते हैं। एक वेब डेव का बैच ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके थे, हमने कंप्लीट कर लिया है। उसका रिकॉर्डेड बैच अगर आप देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। आने वाले समय में हम LLD के कोर्सेज लेके आएंगे, लो लेवल डिज़ाइन, क्योंकि आजकल वो बहुत कॉमन हो रहा है इंटरव्यूज़ के अंदर। AI/ML, जनरेटिव AI बहुत कॉमन हो रहा है, तो जनरेटिव AI के ऊपर कोई अच्छा सा कोर्स आने वाला है। तो और बाकी जो भी चीज़ें होंगी धीरे धीरे अपन लॉन्च कर देंगे। अभी के लिए इतना प्लान आपके सामने रख दिया, बाकी सरप्राइज धीरे धीरे आपको बताएंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स की अगर बात करें तो देखो, मैं ये फील करता हूँ कि जो लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं
वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी केसेस के अंदर अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो उनसे मैं सिंपल बात करूँगा, जो मैं हूँ, जो सर हैं, ठीक है, हम सारे नॉर्मल फैमिली से आते हैं, हम बहुत बड़े करोड़पति नहीं हैं, ठीक है, हम वहीं से उठे हैं जहाँ पे फीस देने में डर लगता था कि यार फीस कैसे लेके आएंगे, या फिर लोन लेना पड़ता था, लोन की किस्तें भरनी पड़ती थी, कि इंटरेस्ट भरना पड़ता, ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को साइकिल लेके दूसरों घर पर जाके पढ़ाने जाते थे, वहाँ से 1100 मिलते थे, वो 1100 जाके लोन का इंटरेस्ट भरा करते थे, ठीक है। हम उन फैमिली से आते हैं, कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं। तो हमारे भी 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं। अगर हम वो चीज़ अचीव कर पा रहे हैं, उन कंपनीज में जा पा रहे हैं, तो तुम तो डेफिनेटली जा सकते हो, तुम तो हमसे और अच्छे हो, राइट। तो कभी भी सेल्फ डाउट मत लेके आना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम नहीं कर पाओगे तो कोई और नहीं कर पाएगा, तुम ही कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे। डरना नहीं है बिल्कुल भी, मजे मजे में चलते जाओ। कोई कुछ ही बोले सुनो, यहाँ से निकाल दो, अच्छी बात करे तो रख लेना, बुरी करे तो हाँ चल ठीक है, बाय बाय टाटा। शेर हो, शेर बनो, और जो चीज़ मिले क्रैक करो, आगे बढ़ो। मेल कर देना पार्टी के लिए कि भैया वो क्रैक हुई कंपनी, पार्टी लेने आ जाओ, तो पार्टी लेने आ जाएंगे हम। तो यही है दोस्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं समझ सकता हूँ, जैसे आपने बताया कि अंकल जी ने बोला कि हम सबकी हेल्प करना, सबके आपके रग रग में मुझे देखता है कि आपके रग रग एक एक ब्लड के एक सेल में भरा हुआ है कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए। मैं देख सकता हूँ आपके फेस से, आपके सब चीज़ बातों करने से फील होता है कि आप कैसे लोग कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हो, और उसके लिए उसी इंटेंशन से आपने कोड हेल्प खुद का अपने यूट्यूब चैनल सब स्टार्ट किया है। तो मैं आशा करता हूँ सारे यूजर्स कोड हेल्प चैनल पर जाकर अपना एक फॉलो कर सकते, जर्नी इनके साथ स्टार्ट कर सकते अपनी कोडिंग जर्नी। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे, और जो भी अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और सर का यूट्यूब चैनल का लिंक और सब चीज़ में डाल दूंगा। और कोई भी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं आशा करता हूँ फिर 1-2 महीने बाद मिलेंगे, और जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है उनसे फिर से मैं सर को इन्वाइट करूँगा और उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेंगे। जी जी जी, थैंक यू सो मच। तो अगर जी सर ज़रूर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट, ऐसे बहुत सारे यूजफुल कंटेंट मैं अपने व्यूअर्स के लिए लाने वाला हूँ। Thank you so much for watching this video. Thank you.